धुरंधर यादव जी। और ये मैं आपको वादा भी करता हूँ कि आने वाले समय में जो दूरी हमारे और आपके बीच में बनी है, उस दूरी को पूरी तरीके से पाटने का काम आपका ये भाई, आपका ये बेटा मजबूती के साथ करेगा। जहां तक आज की समस्याओं की बात है, चाहे वो ओपीएस की बात हो या हमारे आज हर डिपार्टमेंट ने जिस तरीके से ठेकेदारी प्रथा बहुत अंदर तक घर कर गई है, हम और आप अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि सरकार ने बहुत सुनियोजित तरीके से जो हमारी नौकरियां थी और जो एक सिस्टम पूरी नौकरियों के तहत बनता था, चाहे उसमें पेंशन की बात हो, चाहे उसमें रिजर्वेशन रखने की बात हो, उनका बहुत तरीके से एक बाईपास रूट निकालने की कोशिश की कि जो सरकारी नौकरियां थी उनको खत्म करते हुए ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा देने का काम किया। हम हमेशा से ही ठेकेदारी प्रथा के बिल्कुल विरोध कर रहे हैं। हम ये मानते हैं कि ठेकेदारी प्रथा जो हमारे हक हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा कुठाराघात है। तो मैं आपको ये भी आश्वासन देना चाहता हूं कि जैसे ही कांग्रेस दोबारा से दिल्ली में आती है, हमारी ये भरसक कोशिश रहेगी आप लोगों के सहयोग से कि परमानेंट नौकरियां हमारे और आपके लोगों के लिए खोली जाए और उससे स्टार्ट किया जाए। एक बहुत बड़ा मुद्दा आज के समय में प्राइवेटाइजेशन का हो गया है और जैसा कि मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बड़े विस्तार से इस बारे में चर्चा भी की है कि चाहे आज रेल हो, चाहे हवाई जहाज हो, आज बड़ी बड़ी कंपनियां जो नवरत्न कंपनियां माननीय जवाहरलाल नेहरू जी के समय में बनी थी, आज उनको भी प्राइवेट करने का कहीं ना कहीं रास्ता देखा जा रहा है और उनको प्राइवेट लगातार किया जा रहा है। इस प्राइवेटाइजेशन से हमने ये तो सुना था कि भाई कोई नुकसान देने वाली कंपनी है और सरकार को लगातार उसका नुकसान हो रहा है, तो किसी प्राइवेट प्लेयर को उसमें लाया जाए और उस नुकसान को किसी तरीके से मुनाफे में बदला जाए या उस नुकसान से सरकार का छुटकारा मिले। लेकिन पिछले कुछ समय में आपने देखा है कि बहुत तरीके के साथ जहां प्राइवेट कंपनियों को किया जाता है, वहीं एक और तरीका इस सरकार ने अपनाया है कि चंद अपने जो बड़े व्यापारी साथी हैं उनको कैसे फायदा पहुंचाया जाए, उसके लिए बहुत अच्छे से चलने वाली कंपनीज को भी सरकारी सुविधाएं ना देते हुए या बहुत सुनियोजित तरीके से उस कंपनी को नुकसान में पहले लाया जाता है, क्योंकि इस तरीके की पॉलिसी बनती है। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री तो इस हद तक चले जाते हैं कि जब बीएसएनएल देश की सबसे बड़ी कंपनी होते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी जियो की ऐड करने के लिए पहुंच जाते हैं। धीरे धीरे जियो की हालत कहां से कहां पहुंच जाती है और जो बीएसएनएल कंपनी जो बहुत मुनाफे में थी, जो बहुत अच्छा काम कर रही थी, उसके आज हालत ये कर दी है कि आज उसके नेटवर्क चलते हैं। ये एक सुनियोजित तरीका। मंच पर आसीन सभी पदाधिकारीगण, अध्यक्ष साहब दिलीप सिंह जी और हमारे प्रिंसिपल जी, मैं इसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपके मंच से कर्मचारियों की आवाज उठाने का मौका मुझे दिया। और सभी मौजूदा साथियों से मेरा नमस्कार। साथियों, मैं नदीप चौधरी डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन से प्रेसिडेंट हूं। साथियों, काफी लंबे समय से राजनीतिक उतार चढ़ाव चल रहे हैं हमारे डीटीसी में, लेकिन कई यूनियन, जैसा भी भाई साहब ने बताया, 27 यूनियन डीटीसी में काम कर रही है। लेकिन
जो पटल पे दिखाई देती है वो 2 या 3 यूनियन है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए अभी तक किसी भी यूनियन ने किसी प्रकार का कोई काम नहीं करवाया है। साथियों, आपको डीटीसी के बारे में शायद ना पता हो, थोड़ा सा मैं बता देता हूं। डीटीसी के अंदर 15, 16, 17 साल से जो ड्राइवर आपने देखा होंगे ड्राइव करते हुए बसों को, वो पूरी मेहनत से काम कर रहे थे। लेकिन ये दिल्ली में जो सरकार आई है आम आदमी पार्टी की, ना तो ये कर्मचारियों के साथ है ना कर्मचारियों की हितैषी है, लेकिन इसको दिल्ली में लाने वाले और इतने बड़े बहुमत से जिताने वाले जो सहयोगी थे वो कर्मचारी थे, क्योंकि आम जनता को सरकारों से ज्यादा कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन कर्मचारी बहुत उम्मीद रखता है आने वाली सरकार से कि उसका भविष्य उज्जवल होगा, और सबसे ज्यादा वो कॉन्ट्रैक्ट का कर्मचारी। साथियों, सरकारी कोई कर्मचारी होता है, उससे जुड़ा हुआ कोई कर्मचारी है, वो राजनीति की ना बातें करता ना राजनीति के साथ खड़ा होता। लेकिन यहाँ डीटीसी के कर्मचारियों ने आम आदमी पार्टी की टोपी लगाकर ड्यूटियां की थी। साथियों, डीटीसी का एक कर्मचारी जो सबसे बड़ा वोटर साबित हो सकता है, क्योंकि वो दिल्ली की जनता को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाता है। एक दिन में कम से कम 400-500 आदमियों के साथ रूबरू होता है। उस कर्मचारी ने जब किसी पार्टी को प्रमोट किया था, आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल जी की छवि कुछ ऐसी बताई गई थी, IAS अफसर हैं, पढ़े लिखे, कर्मचारियों के हितैषी हैं, नौकरी वाले तो कर्मचारियों को अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन उन्होंने भी विश्वासघात ही किया। आज 15-20 साल से जो नौकरी कर रहे थे ड्राइवर, उनके साथ ऐसी स्कीम बना दी गई, आप सभी को दिखाई देती होंगी इलेक्ट्रिक बसें जो आजकल दिल्ली में दौड़ रही हैं। मैं आपको बता देता हूं, वो इलेक्ट्रिक बसें डीटीसी की नहीं है, उनके ऊपर केवल मार्का डीटीसी का है, उसके अंदर केवल कंडक्टर डीटीसी का है जो कॉन्ट्रैक्ट का है। परमानेंट कंडक्टर डीटीसी के पास कोई है ही नहीं। और जो परमानेंट ड्राइवर थे उनको अंदर ऑफिसों में, डिपार्टमेंट में अंदर जगह दे दी गई है, वो ड्राइव नहीं करते, गाड़ियां नहीं चलाते। जो दिल्ली के अंदर गाड़ियां चला रहे हैं, जो डीटीसी की लाल और हरी बसें हैं, उन पर डीटीसी का ड्राइवर है। लेकिन साथियों, उनका भविष्य बता देता हूं मैं, इन सरकारों ने और हमारी जो उस समय काम कर रही थी यूनियनें, उन्होंने मिलकर ऐसा षड्यंत्र रचा है कि उन ड्राइवरों को 2 या 3 महीने में बेरोजगार कर दिया जाएगा। ये कॉन्फिडेंस मैं इस तरीके से कह रहा हूं क्योंकि जो दिल्ली सरकार ने जो सिस्टम बनाया है प्राइवेट गाड़ी वालों मालिकों के साथ, ये ब्लू लाइन के जो मालिक थे और जो इधर उधर से आए हुए मालिक है, उन्होंने किसी ने 100 गाड़ी, किसी ने 200 गाड़ी अपनी एक कंपनी बनाकर एक डिपो ले लिया, और वो डिपो में जो ड्राइवर है वो उसी कंपनी के ड्राइवर हैं जिनकी वो बसें हैं, लेकिन मार्का डीटीसी का है। जबकि डीटीसी का कोई हस्तक्षेप उनके अंदर नहीं है, केवल एक कंडक्टर बिठाया गया है ताकि ये कहा जा सके जो अर्निंग डीटीसी से हो रही है या पब्लिक से जो पैसा आ रहा है वो डीटीसी के पास जा रहा है। जबकि महिलाएं फ्री हैं और जो पुरुष हैं वो उनसे क्या कितनी अर्निंग होती है ये अधिकतर डिपार्टमेंट का आदमी बता सकता है। एक गाड़ी 1000 से 1200 रुपए लेके आती है, वो 1200 रुपए के लिए कंडक्टर डीटीसी का बैठाया गया है दिखाने के लिए कि अर्निंग डीटीसी पे जा रही है, और उन बसों को चलाने के लिए किलोमीटर के मतलब गाड़ी को चलाने के लिए जो कंपनी मालिकों का प्रॉफिट है वो किलोमीटर के बेस पे दिया जा रहा है 80, 100, 110, 116 रुपए तक। और डीटीसी के सारे डिपो उनको दे दिए गए हैं, उसमें जो मेंटेनेंस स्टाफ है और जो इनका मैकेनिकल स्टाफ है और रनिंग स्टाफ भी उन्हीं का है, केवल हमारा कंडक्टर है। और जो हमारे अनुभवी साथी ड्राइवर जो 20 साल से नौकरी कर रहे थे उनको घर बैठाने का इंतजाम कर दिया है, या तो उन प्राइवेट कंपनी के मालिकों से मिलकर उसमें जॉब कर लो या नौकरी छोड़ दो। तो मेरी अपील है, मैं आज इंटक की इस रैली या इस सभा में आया हूं और मैं आग्रह भी करता हूं जो डीटीसी में इंटर यूनियन है वो इस जो ज्वलनशील मुद्दा है, जो तलवार ड्राइवरों के ऊपर लटक रही है,
उनके रोजगार को बचाने के लिए हमारे साथ आए। हम आग्रह भी करते हैं, निवेदन करते हैं उनसे कि डीटीसी के जो ड्राइवर हैं, जो अनुभवी ड्राइवर हैं, उनका रोजगार भी बच सके और दिल्ली की जनता, जो दिल्ली की जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि ऐसे ड्राइवर उन प्राइवेट कंपनियों ने भर्ती कर लिए हैं जो ना तो अनुभवी है, ना पूरी तरीके से योग्य हैं। आज आप ज्यादातर देखते हो, कभी बस पिलर में घुस गई, कभी एमसीडी की महिला को मार दिया था पंजाबी बाग के पास इलेक्ट्रिक बस ने। डेली कोई ना कोई हादसा हो रहा है, क्योंकि ना तो उनके पास अनुभव है, फर्जी लाइसेंस है, ना उनकी कोई जानकारी, कोई इंक्वायरी कराई जा रही है। लेकिन जो हमारी यूनियन पार्टिसिपेट करती है मैनेजमेंट के साथ मिलकर, लेकिन वो यूनियन पूरी तरीके से उनसे या तो काम नहीं ले रही है या उनसे मिल रही है, पता नहीं चल रहा। ना तो कर्मचारियों का जो भविष्य है उस ओर कोई ध्यान दे रहा है, ना उनको बता रहा है कि भाई 3 महीने बाद आपका रोजगार बचेगा या नहीं बचेगा। इसी मजबूरी में हमें एक यूनियन बनानी पड़ी जिसका नाम था डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन। और केवल आज जैसा भी रिशिपाल जी ने बताया कि 50% तक कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट का है, लेकिन मैं बताता हूँ डीटीसी में 90% कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट का है और उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो इसलिए यूनियन के जो भी और भी यूनियन वाले आए हो या साहब से हम निवेदन करते हैं कि डीटीसी के कर्मचारियों का रोजगार बचाने में हमारा सहयोग करें। हम आपके साथ हैं। आने वाली 4 तारीख को 4 अक्टूबर 2024 को आईपी हेडक्वार्टर पर एक विरोध प्रदर्शन या एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन कहेंगे किया जाएगा। अगर उसमें मैनेजमेंट और सरकार कर्मचारियों की मांगों को मानती है, उनके रोजगार की ओर रुख साफ करती है कि उनका भविष्य क्या है, प्रत्येक 1 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके 60 साल तक के रोजगार की गारंटी अगर देती है तो ठीक, वरना आने वाले दिनों में डीटीसी का चक्का जाम होगा। और साथियों में ज्यादा ट्रेड यूनियन के बारे में नहीं जानता, कोशिश करता हूं, लेकिन डीटीसी के कर्मचारियों के लिए आंदोलन जारी है और आप सभी को डीटीसी के बारे में परिचय देने का मेरा यही मकसद था, क्योंकि आप कहीं ना कहीं डीटीसी से जुड़े हुए हैं, आप भी उनमें सफर करते हैं, तो आपके साथ भी खिलवाड़ न हो और हमारे कर्मचारियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो। इस बात को आप तक पहुंचाने के लिए मैं आया। धन्यवाद साथियों। पढ़ाएगा भी और जो बूढ़े माँ बाप है उनकी भी हाजिरी पानी देखेगा, तो कितनी बड़ी विडंबना है, कितनी बड़ी विडंबना है। और जबकि सबसे बड़े जो जनसंख्या है वो आप ही लोगों की है, कर्मचारियों की है। वो कर्मचारी पीछे क्यों है? आज दिल्ली के अंदर 80% लगान किसे कहता हूं, जो 80% किसी भी घर में करता हो, किसी कॉलोनी में करता हो, किसी गांव के अंदर आपको रेगुलाइज कर देंगे। लेकिन आप ना तो आप लोगों ने रेगुलाइज किया है, बस आश्वासन दिया है, और जो भी सुविधा हमें मिलनी चाहिए वो तो मिली नहीं। और उसके अंदर बहुत खतरनाक सांप, जीव जंतु, लेपर्ड वगैरह भी आ चुके हैं कई बार। तो जब हमें सुविधा नहीं मिलेगी और हम इन्वायरमेंट पे काम कर रहे हैं दिल्ली के लिए, अगर इन्वायरमेंट पे काम नहीं होगा। हमारे बीच हमारे साथी जो अपने पटेल जी हैं, जिन्होंने ओपीएस का और एनपीएस का मुद्दा उठा रखा है पूरे हिंदुस्तान में, वो पहुंच चुके हैं। मैं भाई का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत स्वागत। तो हम जो लोग पिछले 22-24 साल से लगे हुए हैं, तो इनका संघर्ष हम भैया जिले सर हमारे रिशिपाल जी इन्हीं के पीछे हम लगे हुए, तो ये हम लोगों का आगे बेड़ा पार करेंगे और इन्हीं के पीछे लगे रहेंगे कि हमारा किसी तरह कराओ। ये दिल्ली के अंदर हमने 7 पार्क बनाए हैं। 7 पार्क जो हमने बनाए हैं, ये विश्व में नंबर 1 पार्क बायोडायवर्सिटी पार्क है, जिसमें अभी तक हमें कोई सुविधा नहीं दी जाती है। और जो हमारे अफसर हैं वो आज पे स्केल ले रहे हैं रेगुलाइज वाला, किसी की 2.5 लाख रुपए तनख्वाह है, किसी की 3 लाख रुपए तनख्वाह है। 8,000 रुपए जो आए थे आज वो 1.5 लाख रुपए ले रहा है, 2 लाख रुपए ले रहा है, और हम अभी तक 19 से 20,000 रुपए नहीं पा रहे हैं। इन पैसों से ना तो हमारे घर का कोई जीवन सुविधा, कोई भी चीज हमारी हो नहीं पा रही है, क्योंकि जब तक सुविधा नहीं होगी बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? बच्चों को तभी पढ़ा सकते हैं। मंच पर आते तमाम नेतागण जिन्होंने अपने टाइम पे मजदूर का इतना उत्थान किया है कि हम उनका ऋणी है, लेकिन समय बदलाव का चल रहा है। आज की समस्या सबने गिनाई
और यहाँ हम एकत्रित हुए हैं तो हम किसी ना किसी जज्बे के साथ, किसी ना किसी के साथ ज्वाइंट है। समस्याएं से मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है, जो समस्या है तो उसका कोई ना कोई समाधान भी है और हमें जागना पड़ेगा। आज की सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो हमारे नेतागण हैं या उनके साथ जो पीछे टीम है, उनमें भय का डर का माहौल है। जो भी एजुकेशन करेगा, पुलिस या सरकार द्वारा कुछ ना कुछ उस पर ऐसा इल्जाम लगा दिया जाएगा कि शायद वो दोबारा करेगा। ये सरकार की नीति है, तो आज की सरकार है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये सब यूनियन के जितने कानून है ना, अभी तो हम यहाँ बैठ के कर रहे हैं, शायद इससे भी बुरा समय आ सकता है। तो मैं मंच पर आसीन अपने परम आदरणीय मजदूर यूनियनों के, जिन्होंने सम्मानित मंच उत्तर रेलवे मजदूर यूनियन के विश्व पितामह माननीय ऋषि शर्मा जी, दिल्ली इंटक के प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई श्री जिले सिंह जी, NFIR के प्रेस सेक्रेटरी मलिक साहब, NDFC से हमारे गंगाराम सर। मैं कुछ बड़े बुजुर्गों के अपने नाम नहीं जानता तो मुझे माफी चाहूँगा आप लोगों से, लेकिन पूरा सम्मानित मंच और मंच की समान शक्ति, आप सबको हृदय से नमन करता हूँ। पिछले 10-12 सालों से, जैसे बड़े भाई ने परिचय दे ही दिया है, कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए काम कर रहा हूँ। और उससे बड़ी बात यह है कि INTUC के साथ, मतलब मैं वैसे तो इनडायरेक्टली जुड़ा, डायरेक्ट नहीं जुड़ पाया, लेकिन मुझे INTUC का, NFIR का, उर्मू का हमेशा डायरेक्ट सपोर्ट रहा है। इस बात के लिए मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूँ, आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ अभी हरियाणा में कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में रखा भी है, कई और राज्यों में मैनिफेस्टो में रखा है, अभी महाराष्ट्र में भी इसको आप प्लीज बैठ जाए अभी। एक सेकंड सर, मैं कुछ थोड़ा सा बोलना चाहूँ। बैठ जाए प्लीज। साथियों, मैं आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से दो बातें आपके सामने करना चाहता हूँ। आप थोड़ा सा बैठ जाए प्लीज। अब चारों वैकेंसियां खाली पड़ी हैं, कोई भर्ती नहीं हो रही, और अगर भर्ती निकाल भी दी जाती है तो भर्ती निकालने के बाद उसको तो रहता है। ये इतना जुल्म, हमारे जो पक्के एम्प्लॉइज थे उनको पेंशन होती थी 2004 के बाद पेंशन जी, सुभाष जी, सोलंकी जी और ऋषिपाल जी और हमारे महामंत्री पूनिया साहब, तमाम साथी हैं मंच पे। मैं सब मंच पे बैठे हुए नेतागणों को और महिला शक्ति, महिला जी हमारी, और रमनीक शर्मा जी हमारे, क्योंकि लीडर्स हमारे यूनियंस के भी एम्प्लॉइज इसमें हैं। हम लोगों को जैसे ही पता लगा हमारे भाई सुंदर यादव जी आ रहे हैं, और उनके सम्मान पे हम ज़्यादा तो नहीं, जितना हमारा अनुभव है यूनियन का और शर्मा जी का आशीर्वाद जो है, क्योंकि अभी हमारे यूनियन का इलेक्शंस भी सर पर है। हमारे को 4, 5, 6 दिसंबर को पूरी इंडिया में हमारा रेलवे यूनियन, उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन हमारी, अभी बताया मुगल सराय से लेकर जम्मू और कश्मीर तक 7 स्टेटों में काम करती है। उसके हम प्रतिनिधि, हमने यूनियन को प्रथम स्थान पे लाना है। तो हमारा प्रतिनिधि, कोई भी लड़ाई कहीं भी होती है, हर जगह प्रतिनिधि होता है। हमारी दूसरी यूनियंस और हमारी दोनों की लड़ाई होगी, पूरा प्रॉपर जैसे इलेक्शन होता है आम स्टेट का, उसी तरह हमारा इलेक्शन है। समस्याएं कर्मचारियों की इतनी है, अभी तमाम साथी ने, प्रधान जी ने बताया और तमाम साथियों ने बताया, समस्याओं का तो अंत कर्मचारी लड़ता ही रहेगा। और इलेक्शंस में इशू भी यही है, ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में कांग्रेस को हम बार-बार मंचों से कहते रहे कि हमारे आप अपना जो भी दूसरा पत्र निकालते हैं, हमारी डिमांड ही उस पर यही होनी चाहिए कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम दिलाई जाए। आज सरकार ने 20 सालों के अध्यक्ष बड़े भाई चौधरी जिले सिंह जी और भारतीय रेलवे मजदूर यूनियन के अध्यक्ष शर्मा जी, और जिनके लिए आज हम बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, जो धरती पुत्र आपके बीच का सबका साथी
भाई देवेंद्र यादव जी जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, सम्मानित मंच का संचालन कर रहे चौधरी ऋषिपाल जी और सत्यव्रत पूनिया जी और दोस्तों साथियों, सर आपके मलिक साहब, वो आए भजन में, इतना तो मीर ने देखा, फिर चरागों में रोशनी नहीं बची जब से देवेंद्र यादव जी हमारे बीच में है, ऐसा चारों तरफ उज्जवल हुआ। मैं अध्यक्ष जी बहुत देर से सभी यूनिट के नेताओं की बात सुन रहा था। मैं संक्षिप्त में दो बात कहूंगा। एक तो सबकी पीड़ा ये रही कि दिल्ली का अध्यक्ष और दिल्ली एकदम बहुत दूर रही, कभी प्रदेश की तरफ से रही या इंटक की तरफ से रही, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो दर्द आप में है वो दर्द किसी में नहीं रहा। ये आज आप एक उम्मीद हो, हम सब एक उम्मीद से, एक आशा से आज जब बनती है, जब हमें लगता है कि आपका दर्द हमारे लिए है, हम आपसे कोई बात, आप आगे आगे आ जाओ भाई, जो कुर्सियां खाली होगी आप आगे आ जाओ। मान्यवर अध्यक्ष स्टेट कांग्रेस देवेंद्र यादव जी, मान्यवर अध्यक्ष उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन सोमनाथ मलिक जी, स्टेट के अध्यक्ष जिले श्री ऋषिपाल सिंह जी, नारी शक्ति और उपस्थित साथियों, देवेंद्र यादव जी को मैं बताना चाहता हूं कि ये उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन का कार्यालय है। इस कार्यालय में, इस स्टेज पे, इस मंच पे शीला दीक्षित जी जब तक जिंदा रही, हर मीटिंग में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। जब भी हमने कॉल किया, चाहे हमारी बड़ी मीटिंग हो, छोटी मीटिंग हो, हमेशा उपस्थित रहे। और जब पहली बार जो दिल्ली स्टेट में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी, तो पूरी मिनिस्ट्री हमारे साथ अमृतसर गई फ्रंटियर मेल में, वहाँ हमने जगह जगह उनका वेलकम कराया और वहाँ जाके बड़ी मीटिंग भी कराई। हमारी उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन और जिसके हम नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन से एफिलिएटेड हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रेलवे हर जगह आपको मिलेगा। चाहे कांग्रेस रही 60 साल या बीजेपी है, हम ट्रेड यूनियन, अगर वो कोई उस मांग को सुनने के लिए, मानने के लिए तैयार नहीं होता, हम एजुकेशन करते हैं, करते रहेंगे। इसमें जहां अच्छी बात होगी उसकी सराहना भी करेंगे, जहां कामगारों के खिलाफ होगा उसका घेराव भी करेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन भी करेंगे। ये हमारा ट्रेड यूनियन का फंक्शन है। मैं नेशनल काउंसिल का मेंबर भी हूँ, स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर भी हूँ। यहाँ पे पैकेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है। अभी हमारे साथियों ने ओपीएस